फाइनली भाई इंडियन आर्मी का मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, पर फिर भी मैं अभी तक नासिक क्यों नहीं गया हूँ ट्रेनिंग पे। आज के वीडियो में सब कुछ पता चलेगा और एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने अपने हाथ में आए सरकारी जॉब इंडियन आर्मी यार इतनी टफेस्ट, सोच सकते हो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। और इंडियन आर्मी का ये ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी मैं नासिक नहीं जा पाया ट्रेनिंग पे, सब कुछ बताऊंगा। और जो गलती मैंने की शायद आप कभी ना दोहराए, कभी भी मत दोहराइएगा, नहीं तो आज मेरे तरह आप भी पछताओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस ऐसे हो जो कोई इसकी तैयारी की हो और उसने निकाल ली हो फिजिकल रनिंग, और आपको भी पता है भाई मेडिकल री मेडिकल सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उसमें छोटी सी छोटी पॉइंट में भी छाड़ देता था, यहाँ तक कि हमको भी छाड़ दिया था और हम री मेडिकल में फिट हुए थे। तो यार सब कुछ बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना और इसका क्या प्रोसेस होता है, और मेरा ये ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हर कुछ बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आज से ठीक 3 मंथ पहले 4 अगस्त 2024 को मैं गया था रांची खेलगांव अपने फिजिकल के लिए, और उस रात को 4 बजे फिजिकल हुआ था, आने की 4 अगस्त को गया था, मतलब 5 अगस्त को मेरा फिजिकल हुआ था। और फिजिकल होने के बाद मैं रनिंग में पास हुआ था, वो भी एक्सीलेंट मारकर। उस दिन तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, और हो भी क्यों ना कोई, क्योंकि एक बंदा कोई एक्सीलेंट मारता है ना तो उसकी लेवल यहाँ से यहाँ हो जाती है। और मैंने एक्सीलेंट मार के उस दिन पास किया था फिजिकल, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। फिर मैं वापस रूम आया था क्योंकि अपना दोस्त का रूम वहीं पे था, तो मैं वहीं पे रुका। और अगले दिन जब मेडिकल के लिए बुलाया गया, मैं मेडिकल में गया, सब कुछ हुआ, काफी वक्त लगा मेडिकल में, लेकिन अंतिम में मुझे 2 चीज में मेडिकल में री मेडिकल दे दिया। और वो 2 चीज ये था, एक कान था जो साफ करके हम नहीं गए थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दूसरा था मेरा आँख, जो मुझे ये दिलासा दिला रहा था कि तुम्हारा री मेडिकल में कभी नहीं होगा। आँख कंजर्वेशन मेरा हो ही नहीं पा रहा था, पर फिर भी री मेडिकल दिया। मैं घर आया, घर आने के बाद घर वाले ने बोला कि जाओ री मेडिकल दे के आओ, जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन तुम्हारा जो कर्म बनता है वो अपना कर्म करो और री मेडिकल में जाओ। मैं री मेडिकल करने के लिए गया, क्योंकि भाई मेरे से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको री मेडिकल दिया था और वो लोग गए थे, तो जब तक उन लोगों का नहीं होता तब तक मेरा कैसे होता। इसलिए भाई 2 से 4 दिन में लगातार घूमते रहा, ये सोच के कि आज मेरा नंबर लग जाएगा, पर कोई नहीं। जब मेरा नंबर आया मैं री मेडिकल के लिए घुसा, सुबह के 8 बजे घुसा था और रात के 8 बजे वापस बाहर निकला था, लेकिन फिर भी सब कुछ सही हुआ, ग्राउंड फिट मुझे मिल गया। आया घर आने के बाद मैं वेट करने लगा अपना मेरिट लिस्ट का, क्योंकि मुझे तो इतना चांस बन गया था कि अब मैं ग्राउंड फिट भी हो चुका हूँ, एक्सीलेंट में मारा हूँ, रिटर्न एग्जाम भी सही गया, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। मैं निफिकीर से बैठा था। जब मेरिट लिस्ट का समय आया, जब जारी किया गया, मैंने चेक किया बहुत खुशी के साथ, पर भाई हुआ क्या, पहला मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। कोई नहीं, दूसरा मेरिट लिस्ट आया, उसमें भी नहीं था। डिमोटिवेट हुआ, हौसला नहीं आ रहा, सोचा इस बार नहीं तो अगले बार तो कर ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भाई नहीं आने की वजह भी कुछ था कि एनसीसी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो धावक होते हैं, उनको 20 नंबर ज़्यादा देता है, और इसमें मेरे ग्रुप में 5 से 6 थे, मतलब पूरे 40 से 50 ग्रुप थे सिर्फ रांची एआरओ में। मतलब सोच सकते हैं आप, उतने ग्रुप में से बाकी जितना भी सिलेक्ट हुआ शायद एनसीसी वाला होगा, पर कुछ नहीं, मैं ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन अचानक मेरे पास कॉल आया, और उस कॉल में बताया गया कि आपका फाइनली अग्निवीर में सिलेक्शन हो चुका है। भाई ये सुनने के बाद मेरी तो हवा टाइट हो गई, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं किया ये सुनने की बात। और कोई भी बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि जब उन्होंने अपने आंखों से देखा, पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, दूसरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, अगर अचानक तुमको कोई कॉल करके बोल रहा है कि आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो चुका है, तो क्या तुम बिलीव करोगे? नहीं करोगे। सेम इसी तरह मैंने भी बिलीव नहीं किया। पर जब एआरओ से अगेन कॉल आया, तब मुझे लगा शायद सही ही होगा। उनसे मेरा पहला सवाल था कि सर मेरा फर्स्ट सेकंड लिस्ट में तो नाम नहीं था, फिर आप कह रहे हैं कि आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो चुका है, मैं कैसे मान लूँ? उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट, कोई धावक ऐसा होता है जिसका सिलेक्शन हो जाने के बाद पर उनके कोई खरोच हो जाता है, फिर उसके शरीर में कोई चीज़ हो जाता है, वहाँ पर उनके घर वाले जाने नहीं देता है, तो उनके जगह पे बच्चों को रिप्लेस किया जाता है, और उसके जगह पे तुम्हारा मेरिट लिस्ट आया। मैं खुश हुआ, अपना गया जो भी डॉक्यूमेंट भेजा, और उन्होंने सारा किसी दूसरे धावक का डिटो डॉक्यूमेंट मेरे पास शेयर कर दिया। मैं खुश था कि चलो बढ़िया, मुझे डिटो मिल गया, कैसे प्रैक्टिकल क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है। मैं गया, अपना सब कुछ तैयारी किया और डॉक्यूमेंट रेडी किया। अगेन मैं पता करने लगा कि भाई क्या ये सच है या फिर कोई फेक कॉल है, क्योंकि यार मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया था, ना ही जीमेल में कोई आया था,
ना ही डाक के द्वारा कुछ आया था। मैं पता करना शुरू किया, लोगों ने यही बोला कि ये फेक हो सकता है, ऐसे कॉल तो किसी को डायरेक्ट एआरओ से करता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा सही ही कह रहा है, डायरेक्ट किसी को कॉल करता नहीं है और डायरेक्ट किसी का डॉक्यूमेंट डायरेक्ट शेयर तो नहीं करता। मतलब भाई उन्होंने क्या किया था, मेरे पास कॉल किया, साथ ही डायरेक्ट किसी धावक का डॉक्यूमेंट जो उन्होंने फिलअप किया था वही मेरे पास शेयर भी कर दिया। मैंने लोगों को दिखाया तो उन्होंने यही बोला कि ये फेक हो सकता है। मैंने बिलीव किया, लेकिन अंतिम में उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर फेक नहीं होगा तो तुम जाकर एक बार पता करो यार उसे। लेकिन वही होता है ना यार, अगर तुम्हें कोई चीज बार बार सता रहा हो, मतलब मुझे यही सता रहा था कि ये फेक है फेक है फेक है, तुम काहे जाएगा, क्योंकि 2-4 लोगों ने यही बात बोला कि ये फेक है। जब उन्होंने कॉल किया था तो उसने कई बार मेरे पास कॉल किया कि टुनटुन तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, तुम ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। और मैंने ये फेक की वजह से मैंने उसको कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे नहीं जाना है। और मैं दिल से नहीं कह रहा था भाई कि मुझे नहीं जाना है, बस मैं फेक समझ से कह रहा था कि मुझे नहीं जाना है और मेरा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट रेडी कर चुका था। लेकिन मैंने ये बोला कि मेरा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, मुझे नहीं जाना है, और मैंने ब्लॉक कर दिया। मेरा सबसे बड़ा गलती वही था, छोड़ दिया जाना। फिर क्या, निफिकिर होकर मैं घूमता रहा ऐसे वैसे। एक दिन अचानक 11 नवंबर 2024 को मैंने जीमेल खोला, और जैसे ही मैं जीमेल खोला मेरा आँख फटी की फटी रह गई। पता है क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने 27 तारीख को मेरे पास कॉल किया था। कॉल करने के बाद 28 तारीख को मेरे पास जीमेल आया। 27 तारीख को उन्होंने कॉल किया, 28 तारीख को मेरे पास जीमेल आया, लेकिन जीमेल में मैंने नोटिफिकेशन देखना ही बंद कर दिया था। पता नहीं मेरी मति मारी गई थी या फिर क्या हुआ था। आखिर मुझे ऐसा लगा भाई कि पहला मेरे लिस्ट में नाम नहीं था, दूसरा में नाम नहीं था, उन्होंने कॉल करके ऐसा बोला, और तीसरा में सब लोगों ने ऐसे बोला कि ये फेक है। फिर मैंने चेक करना बंद कर दिया, मैं निफिर होकर घूमता रहा। लेकिन जिस दिन मैंने जीमेल में देखा मैं चौंक गया कि यार मेरे पास सच में ऑफिस से नोटिफिकेशन आया है, पर काफी लेट हो चुका है क्योंकि 11 नवंबर को मैंने देखा। कोई नहीं भाई, यहाँ तक तो ठीक था। इवनिंग जैसे ही हुआ, शाम हुआ, मेरे भाई का कॉल आया। उन्होंने बोला कि गांव में एक डाक है, उन्होंने कॉल किया कि तुम्हारा कुछ लेटर आया है। मैंने ये सुना तब मुझे कंफर्म हुआ कि भाई ये तो सही बात है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। आप फिर कॉल लेटर कह सकते हैं, कॉल नोटिस जो भी है, उसमें कॉल नोटिस लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग तो समझते हैं ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, मैं गया अपना कॉल लेटर लेके आया, खोला, डिटो जो जीमेल में था वही इसमें भी था, पर काफी लेट हो गया था। फिर लोगों ने फिर भी बोला कि जाओ तुम जाके पता करो। मैं 12 नवंबर 2024 को रांची गया, पहुंचा, करेक्ट लोकेशन नहीं पता था। मैं कई टेम्पो वाले से पूछा, कई ऑटो वाले से पूछा, कई लोगों से वहां से पूछा, लेकिन कोई करेक्ट लोकेशन मुझे नहीं बता पा रहा था कि यहाँ पे जाना है। मैं भटकता रहा। फिर मैंने एक ओला बाइक चलता है रांची में, पता नहीं शायद आपको पता होगा, लेकिन मुझे पिछला बार रेमेडिकल में गया था तब पता चला था। मैंने ओला बाइक बुक किया, उनको भी नहीं पता था। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार आप ही कोई जानकार आदमी से पूछा तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे जाना होगा। फिर उन्होंने मुझे लेके गया, भले ही उसको कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ा, पर उन्होंने मुझे करेक्ट लोकेशन पर लेके गया। थोड़ा देर तक वेट किया, फिर गेट खोला, अंदर गए। सबसे पहले मुझे अपना नाम दस्तखत करना पड़ा कि ये नाम है, ये आधार कार्ड नंबर है और मोबाइल नंबर सब कुछ देना पड़ा। फिर मुझे इंटर मिला। इंटर जैसे हुआ, जैसे ही मेरे हाथ में ये देखा, उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा नाम टुनटुन है? मैंने बोला जी सर मेरा नाम टुनटुन है। पता है उसके बाद क्या बोला उन्होंने? आपको तो पता ही होगा, हर आर्मी वाला बंदा हमेशा गाली से बात करता है। उन्होंने मेरे से गाली से बात किया, जो गाली का वर्ड में तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने गाली से बात किया। तुम अब भी आ रहे हैं मेरे पास, तुम्हारे पास कॉल किया गया था इतना, फिर भी तुम अब भी आया गया, तुम जाओ, इसको बांधो यार, पुलिस को कॉल लगाओ, इसको जेल भेजो, ऐसे ऐसे वर्ड बोले। मैं डर गया था पूरी तरह से, और मैं सिर्फ अकेला गया था, मेरे साथ में कोई नहीं था, और मैं डर गया पूरी तरह से। मैं खामोश रह गया, चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। जो भी बोला सुनते गए, क्योंकि गलती मेरा ही था। और फिर वो उन्होंने मुझे लेके गया मेन जो वहाँ पे ऑफिसर से जो भी थे, मुझे नहीं पता कौन थे, उनके पास लेके गया, उनसे बात करवाया। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारा ही है। तुम्हारे पास कॉल गया, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन गया, तूने देखा नहीं। मैंने वेट भी किया तुम्हारा 5 से 6 दिन, लेकिन तुम आया नहीं। तो मैंने जो तुम्हारे जस्ट नीचे वाला था उनको सेलेक्ट किया और उनको नासिक भेज दिए, और आज वो ट्रेनिंग कर रहा होगा। इतना सुनने के बाद मैं तो सोच लिया कि गलती मेरा ही है, अंदर से पूरी तरह से टूट गया मैं। फिर उन्होंने समझाया और उन्हें मुझे वापस भेज दिया। लेकिन हाँ, डांट मिली, सुनना पड़ा। बाहर आया, आंसू आ रहा था, आंख से आंसू। मैं रोया भी, कोने में बैठ के मैं जितना हो सका मैं रोया।
क्या करता भाई, गुनाह तो मेरा था। अगर किन्हीं घर में सरकारी नौकरी, वही कहता ना गाइस, अगर तुम्हारे हाथ में खीर है और जैसे तुम खाने के लिए गया, वैसे ही किन्हीं की वजह से अभी कोई कारणवश तुम्हारे हाथ से गिर गया, तुम खा नहीं पाया। बस ऐसे ही मेरे हाथ में सरकारी जॉब था लेकिन मैं ले नहीं पाया। और भाई अगर गुनाह में दूं ना तो पूरा गुनाह तो मेरा भी नहीं है, क्योंकि ये 27 तारीख को 27 अक्टूबर 2024 को ये पोर्टल वहां से रांची से सेंड कर दिया गया था। लेकिन ये पोर्टल मेरे पास कब पहुंचा? 11 नवंबर 2024 को। मतलब कहीं ना कहीं भाई ये डाक वाले भी मेरे साथ गद्दारी किया। अगर वो नहीं किया रहता और मेरे पास पहले भी आ जाता तो शायद मैं पहले पहुंच जाता और अपना ट्रेनिंग भी कर रहा होता। लेकिन ये पोर्टल वाले भी गलती किया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये पोर्टल वाले भी इनका गुनाहगार है, और कहीं ना कहीं मेरे नौकरी में नहीं जाने का, मेरे सरकारी जॉब नहीं लगने का वजह भी है कि ये पोर्टल वाले ने मेरे पास लेट भेजा, क्योंकि रांची से ज़्यादा दूरी नहीं है मेरा घर, और चाहेगा तो ये भाई फास्ट सर्विस में भेजा था। ये MS स्पीड पोस्ट, मतलब ये सबसे फास्ट में भेजा था और मेरे पास बहुत जल्दी पहुंचता। लेकिन फिर भी आप सोचिए 27 अक्टूबर को भेजा गया था और मेरे पास पहुंचा 11 नवंबर को। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने भी झोलझाल किया, जिनकी वजह से मेरी नौकरी नहीं लग पाई। खैर कोई नहीं, एक किस्मत की बात थी, नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगा भाई कि कभी अगर आपके पास ऐसा होता है, आप भी ऐसे मेहनत करते हो यार, सालों की मेहनत अगर तुम्हारा चुटकी में एक गलती की वजह से चला जाता है ना, मतलब सेम मेरे साथ भी यही हुआ यार। मैं सब कुछ हो गया था, मेरा मेडिकल भी हो गया, रनिंग भी हो गया, फीट भी मिल गया, ग्राउंड फीट भी। मैंने पूरी मेहनत की, पूरी एफर्ट लगाई और सब कुछ क्लियर किया। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में आया ज्वाइनिंग लेटर, पर वो हुआ क्या, वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में पहुंचा लेट। भले ही जीमेल में नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन आपको सारी डिटेल में बताएं क्या क्या वजह हुआ जिसकी वजह से मैं जीमेल खोल के पहले भी नहीं देख पाया। शायद मेरी बदकिस्मती थी, फिर मेरा नसीब में ही नहीं था ये, इसकी वजह से मैं अपना सरकारी जॉब भी नहीं ले पाया। पर यार कोई नहीं, आपको हर चीज़ मैंने बताया, और मैं चाहूँगा कि आप ये कभी गलती दोबारा मत करना। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले आप ऑफिशियल जगह से जानकारी लें, जो ज़्यादा बेस्ट है। और जो मैंने गलती की वो आप बिल्कुल मत करना। और सबसे पहली बात तो अपने रिश्तेदारों से जानकारी उतने तक लेना जितना आपका सीमित लगेगा, क्योंकि अगर मैं जानकारी नहीं लेता औरों से तो शायद मैं रांची पहुंच चुका होता और ARO में जाके रिपोर्ट करता, और आज मैं ट्रेनिंग कर रहा होता नासिक में जाकर के, जो बहुत खुशी की बात है। बट मैं नहीं गया, शायद मेरी किस्मत में नहीं थी यार, मैं तो यही मानता हूँ। अगर किस्मत में होता तो शायद ये लेटर भी मेरे पास डाक के द्वारा पहले पहुँच जाता और मैं पहले पहुँच जाता। लेकिन मेरे पास ये लेटर भी लेट से ही आया, और नोटिफिकेशन आप समझ सकते हो भाई, मैंने नोटिफिकेशन जीमेल में भी उसी दिन देखा जिस दिन मेरे पास ये लेटर मिला। मतलब कहीं ना कहीं बदकिस्मती ही था, भगवान चाह रहा होगा कि मैं नहीं जाऊं इसमें, या फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ वगैरह वगैरह। बट मैं चाहूँगा कि आप ये गलती कभी मत करना गाइस। और मैं वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको जानकारी दे सकूं। एक सरकारी जॉब जाना हाथ से, मतलब सोच सकते हो कितनी बड़ी आपकी हार होगी। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो और कुछ आपको सीखने को मिला हो मुझे मेरे इस गलती की वजह से, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे सपोर्ट करो। अब मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है यूट्यूब, क्योंकि मेरे पास वो कोई साधन नहीं है यार, मैं बस अकेला हो चुका और मेरे पास सिर्फ एक ही रीज़न है यूट्यूब। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही अपने 1 से 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता चले कि मैंने जो गलती की वो कभी ना करे, और आने वाला समय में वो जरूर कभी ना कभी इंडियन आर्मी का सपना होगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे तरह और किसी का। अगर ये वीडियो मेरा 500 लोग भी देख रहे हैं ना भाई, तो मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो एक बंदा के पास भी शेयर करेगा ना, तो 500 तो लोग देख ही रहे हैं, और 500 लोग और देखेंगे, मतलब 1000 लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा। मेरी एक गलती की वजह से ये 1000 लोग कुछ सीखेंगे जो मैंने गलती की। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में या फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आप चाहोगे तो कभी ना कभी Q&A भी कर दूंगा, लेकिन अभी सब्सक्राइबर कम है। मैं चाहूँगा आप पहले सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, फिर मैं Q&A वीडियो भी करूँगा। आप सभी से जुड़े रहने के लिए आप सब बहुत अच्छे हैं, जो आज मेरे 6000 सब्सक्राइबर का फैमिली बनाए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।